हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूँ जो है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, देखो ये टॉपिक जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें जब न्यूमेरिकल आते थे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते। तो मैं ये टॉपिक दो पार्ट में बना रहा हूँ। पहले तो मैं पूरा आर्टिकल समझा दूंगा, दूसरे वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल में 0 से एडवांस लेवल तक न्यूमेरिकल होगा। उस पार्ट को अगर अच्छे से देख ले तो हर न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। पहले पार्ट को देख लो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दो पार्ट में वीडियो बनेगा। पहला पार्ट ये है, दूसरे पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हम लोग वीडियो को। तो देखो पोटेंशियोमीटर क्या होता है ना, पोटेंशियोमीटर का काम क्या, पोटेंशियोमीटर का काम देखो क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालने के काम में आता है। किसी भी बैटरी का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस तुम्हें नहीं पता है तो उसको निकाल सकते हो उसकी हेल्प से। दूसरा, किसी नॉन कोई भी सेल है जिसका मेरे को ईएमएफ पता ही नहीं, ईएमएफ मेरे को नहीं पता उस सेल का, तो उसको भी निकाल सकते हो उसकी हेल्प से। ठीक है, और दो अननोन ईएमएफ को, दो बैटरी है, दो अननोन है, दोनों अननोन है। जैसे मान लो ये दो बैटरी है, दोनों का ईएमएफ मेरे को नहीं पता है, मेरे को ईएमएफ पता नहीं करना है, मेरे को कंपेयर करना है दोनों का ईएमएफ। जैसे 1/2 है, ये 2/1 है और 3:4 है, मेरे को इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों के ईएमएफ को। तो वहाँ पे पोटेंशियोमीटर का यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसका डायग्राम जो है, रटने की कोशिश एकदम मत करना है डायग्राम को। स्टूडेंट को डायग्राम टफ लगता है तो रटने की कोशिश मत करो, डायग्राम ईजी हो जाएगा। देखो जनरली ना 4 वायर होते हैं 1 मीटर का। वैसे ज़रूरी नहीं तुम डायग्राम में एक वायर भी बना सकते हो, जनरली 4 वायर होते हैं। और यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप होता है। देखो जैसे ये कॉपर स्ट्रिप है, यहाँ पे भी कॉपर स्ट्रिप होगा ऐसा, यहाँ पे भी कॉपर स्ट्रिप होगा। अब कॉपर स्ट्रिप क्यों होता है उसका भी कहानी मैं बताता हूँ तुम लोग को। यहाँ पे भी कॉपर स्ट्रिप होगा और यहाँ पे भी कॉपर स्ट्रिप होगा। इसके बाद कनेक्टिंग वायर होता है। इसके बाद बच्चों क्या होता है, कनेक्टिंग वायर, यहाँ रियोस्टेट होता है, यहाँ पे बैटरी लगा होता है, और यहाँ पे मान लो एमीटर है, यहाँ पे मान लो की है, और उसके बाद ये ऐसे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो अब इसमें क्या होता है सुनना, ये तुम्हारा पोटेंशियोमीटर का 2 सर्किट होता है। पहला सर्किट तो ऐसा, ये रियोस्टेट है, ये बैटरी है, ये एमीटर की, और ये हाँ इसमें देखो कॉपर ही क्यों होता है ना, ये यहाँ पे कॉपर देखो, ये 100 मीटर, जैसे तुम लोग स्लाइड वायर ब्रिज किए होगा उसमें 100 मीटर नहीं, सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 वायर होता है, चारों 1 मीटर का होता है। चारों कितने मीटर का होता है, 1 मीटर का। तो टोटल कितना हो गया, 4 मीटर। जनरली यही होता है, 4 मीटर वायर होते हैं, 1 मीटर के 4। ठीक है ना, तुम एक बड़ा सा भी वायर बना सकते हो, लेकिन वो बहुत बड़ा पोटेंशियोमीटर हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। लेंथ अगर कम रखोगे पोटेंशियोमीटर का, 1 मीटर में कम चलाओगे, उसकी सेंसिटिविटी खराब हो जाएगी। वो सब पढ़ोगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो इसकी कॉपर हम लोग क्यों यूज करते हैं, कॉपर क्यों यूज करते हैं। देखो कॉपर इसलिए यूज करते हैं ना, क्योंकि ये जो 100 मीटर है, सॉरी 100 सेंटीमीटर, और ये जो 100 सेंटीमीटर, इन दोनों को तो हम लोग है ना यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो बेंड हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी तो करंट पास कर रहा होगा। करंट ऐसे जा रहा है अगर, तो करंट इसमें भी तो जाएगा, करंट इसमें भी तो करंट जा रहा है ना। तो वहाँ पे कॉपर इसलिए यूज कर देते हैं। यहाँ ये वाला तो हम लोग पार्ट को वो इग्नोर मार रहे हैं, क्योंकि इसके लेंथ को तो हम लोग काउंट कर नहीं रहे। ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, इसके लेंथ को थोड़ी ना काउंट किए, जबकि नेग्लिजिबल थोड़ी ना ये लेंथ है, लेंथ फिर भी काउंट नहीं करते। क्यों, इसलिए हम लोग कॉपर यूज करते हैं। क्योंकि कॉपर यूज करोगे तो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा ना, पोटेंशियल का ड्रॉप, वो बहुत कम होगा। क्यों, क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, तो जो ड्रॉप है वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम लोग कॉपर यूज करते हैं। और कॉपर थिक भी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन उसका ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा उसका, क्योंकि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, तो ये एक सर्किट ये हो गया। इसका एक दूसरा इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और सर्किट बनाते हैं। वो 2 सर्किट होता है, दोनों का क्या नाम है अभी मैं बताता हूँ आप लोग को। उसमें यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर होता है, और ये जो होता है ये जो तुम्हारा होता है, ये होता है
जॉकी की होता है। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, जॉकी की होता है। क्लियर है, तो ये डायग्राम पहले बना लो। ओके, अब देखो क्या है, ये तो पता चल गया, ये रियोस्टेट है, ये बैटरी है, ये एमीटर है, ये की है, और ये बैटरी गैल्वेनोमीटर। अब ध्यान देना इसमें, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, ऊपर वाला जो पार्ट होता है पोटेंशियोमीटर में, पोटेंशियोमीटर में जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको बनाने के पहले जो था, इसको बनाने के पहले, इसको अगर हटाते हो, इसको बनाने के पहले ये जो बनाए हो अभी, चलो इसको अभी इरेज कर देते हैं। इसको बनाने के पहले जो भी पार्ट तुम्हें दिख रहा है उसको हम लोग प्राइमरी सर्किट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइमरी सर्किट। और जो नीचे तुम्हें दिख रहा है ना, जो अभी हम बनाए थे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, फिर उसके बाद क्या था, जॉकी की। ये जो बच्चों तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो है, ये वाला नीचे वाला, वो सेकेंडरी सर्किट होता है। लेकिन देखो इसमें कंफ्यूजन देखो क्या होता है। सबसे बड़ा प्राइमरी सर्किट में जो बैटरी होता है उसको हम लोग सेकेंडरी सेल बोलते हैं। प्राइमरी सर्किट में जो बैटरी होता है उसको हम लोग सेकेंडरी सेल बोलते हैं, और सेकेंडरी सर्किट में जो बैटरी होता है उसको हम लोग प्राइमरी सेल बोलते हैं। सुने क्या बोल रहे हैं, ये कन्फ्यूजन स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है इसमें। तो आज पूरा कन्फ्यूजन हटाओ। जो प्राइमरी सर्किट में जो बैटरी होता है उसको सेकेंडरी सेल या ड्राइवर सेल बोलते हैं, और जो सेकेंडरी सर्किट में जो बैटरी होता है, ये सेल होता है। प्राइमरी में जो सेल होता है उसको सेकेंडरी सेल बोलते हैं, और सेकेंडरी सर्किट में जो सेल होता है, उसको प्राइमरी सेल बोलते हैं। ठीक है, तो कहाँ से कन्फ्यूजन होता है, ये चीज़ न्यूमेरिकल में बोल देता है प्राइमरी सेल की वैल्यू ये, तो लोग सोचते हैं प्राइमरी सर्किट में ही प्राइमरी सेल होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्लियर है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, इसलिए तुम लोग को हम स्पेशली ये बात बता दी है। ठीक ना, चलो अब हम लोग कहाँ थे, ये हो गया। अब पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, ये डायग्राम तो बहुत ईजी था, समझ में आ गया सब कुछ, डायग्राम में कोई टेंशन नहीं है। अब सुनो, पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल होता है ना, वो ये बोलता है, इफ ये जो प्राइमरी, अच्छा वायर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वायर जो लगा हुआ पोटेंशियोमीटर वायर इसको बोलते हैं, जो वायर लगा हुआ है 4 मीटर का, इसको पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं। उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी रेजिस्टिविटी वेरी हाई होनी चाहिए। दूसरी बात, इसकी रेजिस्टिविटी हाई, दूसरी बात है कि इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है, जो अल्फा होता है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वेरी वेरी लो। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है, या कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोल सकते हो, वो क्या होना चाहिए, बहुत लो होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ की याद रखो। हाँ, अब इसका प्रिंसिपल क्या है, देखो इसका प्रिंसिपल ये है ना कि जो करंट होता है, पहले देखो प्रिंसिपल यहीं से पता चल जाएगा। V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई आर, यही पढ़ो ना, V इक्वल टू आई आर को क्या लिख सकते हो, रो एल अपॉन ए। ठीक है, अगर I कांस्टेंट है, रो तो कांस्टेंट ही रहेगा, एक ही मटेरियल का, कांस्टेंट 10 का बनता है। ये कौन कौन मटेरियल हो सकता है, कांस्टेंट 10 हो सकता है, मैग्नम हो सकता है, यूरेका हो सकता है। ठीक ना, कांस्टेंट 10, मैग्नम और यूरेका, ये तीनों हो सकता है, यहाँ पे यूज कर सकते हो किसमें, पोटेंशियोमीटर वायर में। ठीक ना, कांस्टेंट 10, मैग्नम एंड यूरेका, ये तीनों यूज कर सकते हो किसमें, पोटेंशियोमीटर वायर में। ठीक ना, अब ध्यान देना, V इक्वल टू क्या होता है, आई रो एल अपॉन ए, आई रो एल अपॉन ए। तो ध्यान दो, अगर करंट कांस्टेंट है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है, कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी तो सेम ही होगा। करंट कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बताओ ये तीनों कांस्टेंट है, तो V इक्वल टू कांस्टेंट, ये तीनों इक्वल टू कांस्टेंट L, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, L, ये इसका प्रिंसिपल है, ये इसका क्या है, प्रिंसिपल है। When the current flowing through a potentiometer wire is constant and the area of cross section of wire is also uniform, then the potential या potential difference is directly potential difference of a particular length of wire is directly proportional to its length.
पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पार्टिकुलर लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मतलब पोटेंशियल जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बस ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। चलो ठीक है, ये सर समझ में आ गया। तो ये इसका प्रिंसिपल है, तब इसका काम कैसे होता है। तो देखो इसका काम बहुत ईजी है, बहुत अच्छे में पता चल जाएगा। तो देखो क्या है ना, सबसे पहले इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना होता है। ये यहाँ लगा होता है, यहाँ भी लगा दो, कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट देखो क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ग्रेडियंट क्या होता है, अगर तुम एनर्जी को डिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो एनर्जी ग्रेडियंट होता है, टेम्परेचर को डिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। ऐसे ही पढ़ोगे, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें अगर है ना क्या बोलते हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल को अगर लेंथ से डिवाइड कर दो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो सबसे पहला हमारा काम जो होता है ना पोटेंशियोमीटर में, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, ये रियोस्टेट का काम क्या होता है वो सुन लो। रियोस्टेट का काम होता है कांस्टेंट करंट मेंटेन करना, क्योंकि करंट अगर कांस्टेंट रहा तो ये काम नहीं करेगा। कांस्टेंट अगर ना रहा करंट, अगर कांस्टेंट ना रहा करंट तो इसका प्रिंसिपल ही काम नहीं कर सकता, इसका प्रिंसिपल ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए करंट को कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ रियोस्टेट लगाते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स भी होता है, उसको भी लगा सकते हो, उसको भी हम लोग लगाते हैं करंट को कांस्टेंट रखने के लिए। तो अभी रियोस्टेट ही लगाए, तो रियोस्टेट से काम चलाओ, ठीक है। तो ये भी बात समझ में आ गया। हाँ, हम कहाँ पे थे, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना होता है पोटेंशियोमीटर में। सबसे पहला काम ये है। तो अब देखो, सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो वो निकालेगी कैसे, मेरे को कोई पोटेंशियोमीटर दे दिया, प्राइमरी सर्किट बोला पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो, कैसे निकालेगी, बहुत मुश्किल है काम, बहुत मुश्किल है काम। देखो लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना होता है। तो देखो जब प्रैक्टिकल करने सबसे पहले जाओगे तो यहाँ पे अननोन सेल ना रखना, यहाँ पे एक नॉन सेल रखना। क्या रखना है यहाँ पे, एक नॉन सेल जिसका वोल्टेज क्या हो, भी, जिसका वोल्टेज तुम्हें भी पता हो, जिसका वोल्टेज तुम्हें भी पता हो। मतलब कोई भी जो भी सेल यहाँ रखने जा रहे हो और उसका तुम्हें ना वोल्टेज पता हो, ठीक है। तो अगर तुम्हें उसका वोल्टेज पता हो, हम लोग फिर क्या करते हैं, वोल्टेज पता है तो अब यहाँ देखो, उससे पहले एक चीज़ तुम लोग को समझाने की कोशिश मैं करता हूँ, नहीं तो तुम्हें ये थोड़ा टफ लगेगा। मान लो ना इसका वोल्टेज इसका 40 वोल्ट है, इसका जो है बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना वोल्टेज है बच्चों, 40 वोल्ट है, ठीक है। अगर ये 40 वोल्ट है तो यहाँ पे बताइए कॉपर वायर। अच्छा, ये जो होता है कॉपर वायर होता है, कनेक्टिंग वायर होता है, इसी को हम लोग कनेक्टिंग वायर बोलते हैं। कनेक्टिंग वायर हमेशा कॉपर का होता है। क्यों कनेक्टिंग वायर कॉपर का होता है, क्योंकि अगर वो कॉपर का ना रहा तो ड्रॉप इसमें होना चाहिए। तब मेरे को मेन ड्रॉप किस में करवाना, मेन क्या, मोस्ट ऑफ द ड्रॉप किस में करवाना है, पोटेंशियोमीटर वायर में। तो अगर ये कॉपर का ना होता तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता तो यही खा लेता, तो फिर ये खाता ये भी खाता, तो मतलब फिर चीज़ें प्रॉब्लम कर जाती, फिर हमें एक्यूरेसी नहीं आती। तो मेरे को क्या, बस इन चारों को चाहिए, ड्रॉप मतलब इस वायर में बस होना चाहिए। तो बाकी वायर ऐसा यूज करो इसमें रेजिस्टेंस ही बहुत कम होता है, इसलिए हम यहाँ कॉपर वायर यूज करते हैं, इसी को हम लोग कनेक्टिंग वायर बोलते हैं। तो कनेक्टिंग वायर क्यों यूज कर, कॉपर कनेक्टिंग वायर एज ए कनेक्टिंग वायर क्यों होता है, तो उसका रीजन क्या है, बिकॉज इट्स रेजिस्टिविटी इज वेरी लो। ओके, ये जितने भी ब्लू दिख रहे हैं सभी कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर है, ठीक है, और कॉपर का बना हुआ है। ओके, मान लो 40 वोल्ट का है, ठीक है। इसका अपना भी खुद का रेजिस्टेंस होता है, ये याद रखना, इसका अपना भी खुद का रेजिस्टेंस होता है। बैटरी जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ये सर्किट का रेजिस्टेंस चलो R मान लेते हैं। अभी समझाने के लिए हम इसको 0 ही मानते हैं, ठीक है। तो देखो ये है 40 वोल्ट, 40 वोल्ट यहाँ कुछ ना के बराबर ड्रॉप हुआ, तो यहाँ पे कितना है 40, यहाँ पे क्या है 40। मान लो ये यहाँ से यहाँ तक के बीच में कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे 40 है। मान लो यहाँ पे 10 का ड्रॉप हो गया, यहाँ पे 10 का ड्रॉप हो गया, तो पता है यहाँ पे कितना है 40 वोल्ट, और यहाँ पे कितना है 10 का ड्रॉप हो गया, तो यहाँ बचा कितना 30 वोल्ट। कितना बचा बच्चों, 30 वोल्ट। तो अब एक बार बताओ, बल्ब एक बल्ब लाओ 30 वोल्ट, ठीक है। एक बल्ब लाओ, उसका एक वायर इधर, एक एंड यहाँ पे लगाओ बल्ब का, एक एंड यहाँ पे लगाओ बल्ब का, ठीक है। एक एंड यहाँ लगाओ, एक एंड यहाँ लगाओ, बल्ब जलेगा, यस सर जलेगा। क्यों जलेगा, क्योंकि इधर 40 वोल्ट है, वहाँ 30 वोल्ट, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो बल्ब जलेगा। अच्छा, बल्ब का एक वायर यहाँ रखो और एक वायर यहाँ, बल्ब का एक वायर यहाँ रखना, एक वायर यहाँ, बल्ब जलेगा लेकिन बहुत डिम, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सर, बहुत कम। बल्ब का एक कॉर्नर यहाँ रखो और एक कॉर्नर यहाँ पे रखो, बल्ब जलेगा, ये सब बहुत ज़्यादा तेज बल्ब जलेगा, क्योंकि ये 40 है, तो यहाँ पे 30 का वो 10 का ड्रॉप हुआ, तो यहाँ 10 का फिर से, यहाँ 10 का फिर से, यहाँ पे 10 का फिर से, 10 20 30 40 का ड्रॉप हो गया, मतलब ये 40, तो यहाँ क्या होगा 0। तो व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, कितना 40, तो बल्ब बहुत तेज जलेगा। ये बात समझ में आ रही है तुम लोग को, हाँ सर समझ में आ रही है, ठीक है। ये बात समझ में अगर आ गई तो तुम लोग को एक बात बताओ, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सुनो,
हम लोग ने यहाँ एक भी वोल्ट, मान लो तुम लोग को एक एग्जांपल देने के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक 10 वोल्ट का बैटरी लगाते हैं, मेरे को पता है ये 10 वोल्ट का, ठीक है, मेरे को पता है ये 10 वोल्ट का, एग्जांपल के लिए बता रहे, सुनो ये 10 वोल्ट का। जॉकी की यहाँ पे गए, यहाँ पे जॉकी की रखा है और देखिए ना इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो पता चला करंट 0 फ्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि बताओ ये 40 और ये 30, यहाँ पे भी कितने वोल्ट का बैटरी बन गया, ये 10 वोल्ट का ही बन गया ना, और ये भी कितने वोल्ट का बच्चों, बैटरी 10 वोल्ट का है। तब ये सर्किट को देखना, ये सर्किट को यहाँ से स्टार्ट करो चलना, बताओ +10 छोटा बैटरी और इधर -10, क्योंकि यहाँ बड़ा प्लेट पहले आ गया, इधर गए छोटा प्लेट पहले आया तो +10 और इधर गए तो बड़ा प्लेट पहले आया तो -10, +10 -10 कितना हो गया बच्चों, 0। तो मतलब नेट पोटेंशियल इसमें क्या हो गया, 0, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये मैं क्यों बताया वो सुनो, गैल्वेनोमीटर में तभी करंट फ्लो नहीं करेगा जब इसका पोटेंशियल जो है, जो प्राइमरी सेल है इसका पोटेंशियल बिकम इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ वायर, पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ वायर। ये क्यों समझा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत क्यों समझा रहे हो वो तुम लोग को समझ में अभी आ जाएगा। देखो अब हम लोग करते क्या है, सुनना, अब हमारा काम क्या है, हम जो समझाना चाह रहे थे जिससे इजी हो जाए कॉन्सेप्ट, तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब देखो हम इसका यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज है कैसे, देखो इसका यूज कैसे है ना, यहाँ पे एक हम नॉन सेल लगा दिए V वोल्ट का, मेरे को पता है इसका वोल्टेज जो भी है, अब ये V वोल्ट का लगा दिए, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, 1 मिनट, ओके। देखो ब्लू कलर से बना रहे, ब्लैक से बना रहे थे ना, चलो इसका सेकेंडरी सर्किट का कलर बदल दे क्या, कलर बदल देते, रेड कर लेते, तुम लोगों को कन्फ्यूजन एकदम नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मेरे को इसका वोल्टेज पता है, किसका वोल्टेज बच्चों पता है, इसका वोल्टेज भी है। मेरे को एक नॉन सेल लेता है, नॉन सेल निकालने से पहले नॉन का पता, नॉन की हेल्प लेते हैं। जैसे तुम ना सब्जी लेने जाते हो तो नॉन केजी ऑफ सब्जी को मेजर करने के लिए नॉन केजी ऑफ एक वो चाहिए होता है, जिस अलग अलग देश में, अलग अलग राज्य में अलग अलग चीज़ बोला जाता है, जो भी मान लो जो होता है जिससे हम लोग मेजर करते हैं, वही 1 केजी 2 केजी 3 केजी का जो होता है, 3 केजी का नहीं होता है, 1 केजी 2 केजी 5 केजी का होता है, चलो 3 का भी हो सकता है, चलो जो भी। तो ये एक नॉन एक सेल लगा दी, इसका मेरे को वोल्टेज पता है। अब हम लोग क्या करते हैं, जॉकी की जो है ना, जॉकी की को मूव करते हैं और देखते हैं गैल्वेनोमीटर में कहाँ रीडिंग 0 आता है, कहाँ रीडिंग 0 आता है, ऐसे मूव किए, तो देखिए L लेंथ पे, L मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक का लेंथ, L लेंथ पे L लेंथ पे क्या हुआ, मेरे को गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग दिया। L लेंथ पे क्या दिया बच्चों, गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जब गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग देता है, इसका मतलब ये होता है यहाँ से यहाँ तक का जो ड्रॉप हुआ, यहाँ से यहाँ तक का जो ड्रॉप हुआ, वो ड्रॉप इक्वल है किसके 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 किसके, हाँ, पोटेंशियल ऑफ प्राइमरी सेल, मतलब ये वाला सेल, पोटेंशियल ऑफ प्राइमरी सेल, ये मेरे को पता है, ठीक है। मतलब जो ड्रॉप है यहाँ से यहाँ तक का जो ड्रॉप हुआ है वो पोटेंशियल ऑफ प्राइमरी सेल की क्या है बच्चों, इक्वल, ठीक है सर। और बताओ मेरे को यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी पता है। अब जैसे वहाँ स्केल होता है तो पता चल जाएगा तुम्हें, जैसे ये 100 सेंटीमीटर हुआ, मान लो 40 तो 140, तुम्हें पूरा वैल्यू पता चल जाएगा। तो वैसे हम L मान लिए और इसका वोल्टेज बच्चों कितना था V। अब V भी तुम्हें पता है 20 वोल्ट 30 वोल्ट से 1.017 वोल्ट, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। स्टैंडर्ड कैडमियम सेल लगाते हैं वैसे, ठीक है ना, लेकिन हम V वोल्ट का कोई भी मान लिए। तो तुम्हें ये भी पता और ये भी पता है, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी पता है। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक जो ड्रॉप है वो पोटेंशियल ऑफ प्राइमरी सेल के इक्वल, और यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल ऑफ प्राइमरी सेल कितना है, V है। पोटेंशियल ऑफ प्राइमरी सेल कितना है बच्चों, V है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप भी तुम्हें पता है, चल गया, क्योंकि इसका पोटेंशियल V है तो यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप भी तुम्हें पता चल गया, V है। यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप पता और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पता है। तो बताओ पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल दोगे क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन लेंथ। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कितना हुआ, V, और इसका लेंथ कितना था, L। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट PG V/L। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया ना, तो पोटेंशियोमीटर का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ चुका है। मेरा पूरा कोशिश रहा है कि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए ये चीज़, और मुझे लगता है कि आ गया होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट हम कैसे निकाले, ठीक है।
ओके सर, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। अब मेरे को 3 एप्लीकेशन है, उसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा V/L आ गया। अब हम लोग 3 एप्लीकेशन यूज करते हैं, V/L 3 एप्लीकेशन जो है उसको हम लोग अब पहला एप्लीकेशन करने जा रहे हैं टू फाइंड द अननोन EMF ऑफ सेल। तो अननोन EMF ऑफ सेल को फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों। अच्छा, रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, मान लो अच्छा यहाँ पे हमेशा रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। देखो ये पूरा का पूरा सीरीज होता है, जो प्राइमरी सेल है ना, सॉरी प्राइमरी सर्किट में टोटली सीरीज होता है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस मान लो R है, ठीक है, इसका भी रेजिस्टेंस मान लो R डैश है। ये EMF ये मेरे को पता नहीं, ये अननोन है, मेरे को पता नहीं, और ये अननोन है, ये मेरे को E पता नहीं, मेरे को E निकालना है। मेरे को बच्चों क्या करना है, E की वैल्यू निकालनी है। मेरे को पता है क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका पता है, E मेरे को निकालना है। तो E निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जॉकी की को क्या करते हैं बच्चों, मूव करते हैं। देखते हैं गैल्वेनोमीटर जीरो कहाँ रीडिंग देगा। यहाँ से मूव किए, यहाँ से मूव किए, यहाँ से मूव किए, यहाँ पे ले गए। ओके, यहाँ पे मिल गया मेरे को जीरो रीडिंग गैल्वेनोमीटर का, यहाँ पे मिल गया मेरे को जीरो रीडिंग। और वो लेंथ क्या है, x। मान लो वो जो लेंथ है जहाँ पर मिला मेरे को जीरो रीडिंग, वो लेंथ क्या है, x। वो लेंथ क्या है, x। वो लेंथ क्या है बच्चों, x है। तो अब मेरे को ये पता चल गया जो इसका EMF है, अभी हम लोग पढ़े EMF ऑफ प्राइमरी सेल इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप इस वायर पे। तो एक बात बताओ, V/L क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, मतलब पोटेंशियल पर यूनिट सेंटीमीटर तुम्हें पता है। 1 सेंटीमीटर में पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, V/L। 1 सेंटीमीटर में पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है बच्चों, V/L। 1 सेंटीमीटर में पोटेंशियल 1 सेंटीमीटर में पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ, वो क्या है, V/L। V/L क्या है, 1 सेंटीमीटर में जितना पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, उसी को तो ग्रेडियंट बोलते हैं ना। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और यहाँ पे लेंथ हम किस में ले रहे हैं, सेंटीमीटर में। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। 1 सेंटीमीटर में कितना ड्रॉप हुआ, वो क्या है, V/L। तो बताओ यहाँ पे, यहाँ x में कितना ड्रॉप हुआ होगा, x में कितना ड्रॉप हुआ होगा। तो 1 सेंटीमीटर में V/L है, तो x में कितना होगा बच्चों, V/L इंटू x लिखोगे। और मेरे को पता है EMF ऑफ सेल उतना ही होगा, EMF ऑफ प्राइमरी सेल। ये अननोन सेल, अननोन प्राइमरी सेल, अननोन प्राइमरी सेल, ठीक है। V/L इंटू एक्स। बताओ इसमें V/L तुम्हें पता है विथ वैल्यू, पूरी वैल्यू पता है, और x से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो बताओ तुम्हें x भी तुम्हें पता चल गया था यहाँ से जब तुम निकाले। तो बताओ EMF ऑफ अननोन प्राइमरी सेल इक्वल टू V/L इंटू एक्स आ गया। इसको हम ये भी लिख सकते हैं PG पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू एक्स। कभी कभी तुम्हें न्यूमेरिकल में PG की वैल्यू दी रहेगी, तो डायरेक्ट x से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आया, ये था अननोन EMF निकालने का तरीका, ये था बच्चों अननोन EMF निकालने का तरीका, ठीक है। अब दूसरा है कंपेयर करना। दो को मेरे को क्या करना है, कंपेयर करना। दो को मेरे को कंपेयर करना है, ठीक है। तो दो को कंपेयर करना है, दो EMF को। तो यहाँ पे E1 ले लो और यहाँ पे E2 ले लो, E2 ले लो। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस R डबल डैश कर दो। यहाँ पे K1 और यहाँ पे K2, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, और ये चौकी की तुम्हें दिख रहा है, ये गैल्वेनोमीटर, ये जॉकी की, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, दो सेल को कंपेयर करना है। तो पहला काम क्या है, Q1 को ओपन रखो, सॉरी Q1 को क्लोज रखो। क्लोज का मतलब समझते हो ना, क्लोज का मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर रहा, क्लोज का मतलब सर्किट में काम करना होता है, ओपन का मतलब काम नहीं करना होता। ये पहले भी हम तुम लोग को बताया हुआ है। तो क्लोज Q1, क्लोज की K1 एंड ओपन K2, की K2 को ओपन करो, Q1 को क्लोज करो, बैलेंस पॉइंट फाइंड करो ऐसे, जो कि Q को घुमा के बैलेंस पॉइंट। मान लो X1 इज द बैलेंस, X1 जो है जहाँ पे पोटेंशियोमीटर, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो, ये गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग दे रहा है, X1 है, मतलब वो नल पॉइंट हो गया। वो क्या हो गया बच्चों, नल पॉइंट। और मान लो वो X1 डिस्टेंस पे, कहाँ से, यहाँ से X1 डिस्टेंस पर है। तो बताओ हम लोग क्या लिखेंगे, E1 की वैल्यू हम लोग अननोन प्राइमरी सेल की वैल्यू, अननोन प्राइमरी सेल की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट कहाँ मिला है, X पे, तो ये X आ गया, सॉरी X1 पे। उसी तरह X1 पे, ठीक है। अब उसी तरह आप क्लोज, अब यहाँ इसको ओपन कर दो, Q1 ओपन हो गया और K2 को क्लोज कर दो, क्लोज K2
एंड ओपन K1 को ओपन कर दो, K1 ओपन और इसको क्लोज। तो आप बताओ जब इसको ओपन किए थे तो ये E2 का कोई काम नहीं था। सुनो, जब इसको ओपन किए थे तो E2 का कोई काम नहीं था, क्योंकि ये सर्किट ही हट गया, सर्किट हट गया तो बस इसका काम था ना, करंट बस इसमें जाएगा, इसमें तो जा ही नहीं सकता क्योंकि ओपन है। लेकिन आप क्या किए हो, इसको ओपन किए हो तो मतलब अब इस वाले बैटरी का कोई काम नहीं, ये वाले का, क्योंकि इधर तो करंट जा नहीं सकता, तो बस इसका काम है। तो जो भी होगा अननोन सेल जो है अब E2 है, तो आप बताओ बैलेंस पॉइंट मान लो X2 पे मिल गया। कहाँ मिल गया बच्चों, X2 पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, E2 अननोन प्राइमरी सेल इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट, तो वो क्या है X2। तो बताओ E1 भी आ गया फर्स्ट इक्वेशन, E2 भी आ गया सेकंड इक्वेशन। तो अब बताओ E2 भी आ गया, तो बताओ आप कंपेयर कर दो, E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या आ गया, ये डिवाइडेड बाई ये पोटेंशियल ग्रेडियंट गया क्योंकि दोनों को सेम होगा, और x1 अपॉन x2, ये तुम्हारा x1 तुम्हें पता है, x2 तुम्हें पता है, यहाँ से निकाल लोगे। ये सेकेंड एप्लीकेशन था, ठीक है, क्लियर सभी को। अब हम लोग आते हैं थर्ड एप्लीकेशन पे। थर्ड देखो थोड़ा अच्छा, और इसी से मोस्टली क्वेश्चन बोर्ड पूछता है। देखो पंजाब बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसमें ये क्वेश्चन कम आया हुआ है। पंजाब बोर्ड में खास करके ये क्वेश्चन कम आया हुआ है, मतलब इससे न्यूमेरिकल कम आया हुआ। आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब बोर्ड में, ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड हो या पंजाब बोर्ड हो, उसमें ये आर्टिकल्स तो सभी में इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, CBSE में इसके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CBSE बोर्ड में इसके न्यूमेरिकल। स्टेट बोर्ड में उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते इसके न्यूमेरिकल, ठीक है। हाँ, और उसमें भी इंपॉर्टेंट है, JEE और नीट में भी इंपॉर्टेंट है इसके न्यूमेरिकल, आए हैं पिछले बार भी आए हुए हैं, ठीक है। तो देखो जो दूसरा वीडियो है ना, जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको ज़रूर देखना, उसको देख लोगे और इसको देख लोगे, पोटेंशियोमीटर का हर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, हर डाउट क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट को हमेशा डाउट बना रहता है, ठीक है, लेकिन ये दोनों वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो और अब करने के बाद घर पे जाकर प्रैक्टिस करो, इस पर न्यूमेरिकल जितना कर सकते हो करो। न्यूमेरिकल पहले वो वीडियो देख लेना जो लिंक में है, जिसका लिंक मैं शेयर किया हुआ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब मेरे को ना थर्ड एप्लीकेशन, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस लगाना है, ये थोड़ा दिमाग वाला है, समझो। इसमें क्या करते हैं, ये EMF और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये K1 और ये K2। अब देखो क्या करते हैं इसमें, पहले ना K1 को ओपन रखते, K2 को क्लोज K1 एंड ओपन K2 ओपन K2। देखो जब क्लोज K1 एंड ओपन K2, देखो जब ये ओपन रहेगा तो ये सर्किट का कोई काम नहीं है, हटा दो इस सर्किट को, ठीक है, समझे। अगर K2 ओपन है तो सर्किट का कोई काम नहीं, बस काम किसका है, इसका, समझे, ओके। अब आते इस पे, ये इसका बस काम है। तो देखो एक बात बताओ, जब गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो करेगा, तो ये पूरा सर्किट किस में, सीरीज में है ना, ये पूरा सर्किट किस में बच्चों, सीरीज में, यहाँ से यहाँ तक पूरा सर्किट किस में, सीरीज में। तो अगर गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो करेगा तो कंफर्म है यहाँ पे भी करंट क्या होगा, जीरो, यहाँ पे भी करंट क्या होगा, जीरो, यहाँ पे भी करंट क्या होगा, जीरो, यहाँ इस पूरे में क्या होगा, करंट जीरो, अगर गैल्वेनोमीटर करंट जीरो शो करता है तो, क्लियर है। अगर गैल्वेनोमीटर करंट जीरो शो करेगा तो इस पूरे में करंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जीरो होगी, क्लियर है, ठीक है। तो एक बात बताओ, तुम लोग एक दो चीज़ पढ़ो, एक टर्मिनल वोल्टेज, एक EMF ऑफ सेल। तो जब करंट जीरो होता है और जो वैल्यू मेरे को पता चलता है वो क्या होता है, EMF ऑफ सेल या टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ। EMF ऑफ सेल होता है। तो अभी जो तुम्हें पता चलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ करंट जीरो होगा तो इसमें भी करंट जीरो होगा, बैटरी में भी करंट जीरो होगा, तो जो तुम्हें पता चलेगा वो EMF होगा कि टर्मिनल वोल्टेज, सर EMF होगा, गुड। तो बताओ अब जो अननोन EMF है, मान लो ये E है, E इक्वल टू क्या लिखोगे, मान लो अब इस जॉकी को घुमाए, बैलेंस पॉइंट मिला X, ये चलो L पे मिल गया, X पे मिला, ठीक है,
एक्स पे मिला, तो बताओ आप क्या लिखोगे, x1 पे मान लो x1 पे मिला, तो E इक्वल टू जो लिखोगे क्या लिखोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू x1। अब हम लोग क्या करते हैं सेकंड केस में, क्लोज की K1 एंड की K2 दोनों को क्लोज कर देते हैं, दोनों को क्लोज कर, ठीक है, दोनों को हम लोग क्या कर दिए क्लोज। अब एक बात बताओ, इसमें अगर गैल्वेनोमीटर में करंट 0 दे रहा है, अगर गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, अगर गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, तो बताओ जरूरी है कि इसमें भी करंट 0 होगा, जरूरी है इसमें भी करंट 0 होगा, जरूरी है नहीं, क्योंकि अगर यहाँ 0 है तो ये अब सीरीज में थोड़ी ना है, करंट के पास एक रास्ता ऐसे घूमते रहेगा अपना, इधर 0 है ना, तो करंट के पास एक तो रास्ता ना इधर घूमता रहेगा, मतलब यहाँ 0 होने के बाद भी यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 नहीं है। लेकिन इससे पहले वाले में अगर ये ना होता तो ये दोनों सीरीज में आ जाता ना, ये पूरा सीरीज में होता तो यहाँ 0 तो कन्फर्म यहाँ पे भी 0 होता, क्योंकि करंट के पास और कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन अब ये कनेक्टेड है तो यहाँ अगर 0 है तो यहाँ 0 नहीं, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट बच्चों फ्लो कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, ठीक है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, ओके सर। अब अगर करंट फ्लो कर रहा है तो जो अब तुम्हें मिलेगा, मान लो x2 पे बैलेंस पॉइंट मिला, तो अब जो मिला वो क्या बताएगा, टर्मिनल वोल्टेज या ईएमएफ ऑफ सेल। सर टर्मिनल वोल्टेज पता चला क्यों, क्योंकि अब करंट फ्लो कर रहा है। बताया था ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ ऑफ सेल एंड टर्मिनल वोल्टेज, जब पता है सभी को, नहीं पता तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर देख लेना। जब देखो करंट फ्लो कर रहा हो बैटरी में तो जो पोटेंशियल डिफरेंस पता चलता है वो क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज। और जब करंट ना फ्लो कर रहा हो तो पोटेंशियल डिफरेंस जो प्लेट का होता है, बैटरी के प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जब करंट ना फ्लो कर रहा हो तो उस समय क्या, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल, और जब कर रहा हो तो टर्मिनल वोल्टेज। ये बात तुम लोग को हम बताए हुए हैं। तो चलो अब जो पता चलेगा वो क्या होगा बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज, V4 टर्मिनल वोल्टेज। तो क्या लिखोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंस पॉइंट, मान लो x2 पे मिला तो क्या लिखोगे x2। तो बताओ अब इन दोनों को डिवाइड करो तो E/V इक्वल टू क्या आ गया, x1/x2। और मेरे को इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला पता, R इक्वल टू E/V माइनस 1 इंटू R, ये पता है ना, R क्या होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, E/V की जगह क्या लिख दोगे, x1/x2। तो R इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, x1/x2 माइनस 1 इंटू R, इससे तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। देखो x1 दिया रहेगा, x2 दिया पता है, दिख नहीं रह गया तुम लोग को, चलो यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे लिख देते। चलो R इक्वल टू क्या होता है बताओ, R इक्वल टू क्या होता है, E/V माइनस 1 इंटू R, और E/V तुम्हें क्या पता है, x1/x2 माइनस 1 इंटू R। अब देखो x1 दिया रहेगा, x2 दिया रहेगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो। x1 दिया रहेगा, x2 दिया रहेगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला। देखो जिसको नहीं दिखा फिर से देख लो, R इक्वल टू E/V माइनस 1 इंटू R, ये पढ़े हुए तुम लोग, हम पढ़ाए हुए तुम लोग को, ठीक है। और R इक्वल टू क्या होगा, x1, हाँ तो E/V की वैल्यू क्या आ गई है, x1/x2, तो यहाँ x1/x2 E/V की जगह x1/x2 माइनस 1 इंटू R, x1/x2 माइनस 1 इंटू R इक्वल टू क्या आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है। तो देखो CBSE में भी क्वेश्चन बहुत हाई लेवल पे कभी कभी पूछा हुआ, नहीं तो डायरेक्ट बोल देता है x1 ये x2 दिया रहेगा, मतलब उस स्टेटमेंट में जब ये क्लोज है ये वो है तो उस तरह से स्टेटमेंट देगा, तुम्हें बस फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी वो अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए, तो देखो जब भी अच्छा क्वेश्चन आएगा ना तो तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नॉट कि फॉर्मूला। और वो कैसे करते हैं अच्छे क्वेश्चन, वो नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में जिसके लिंक दिए हुए हैं, ठीक है। तो ज़रूर जाके वीडियो देखना। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ गया, देखो ये टॉपिक अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो कि अंडरस्टूड सर, और भी अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हो, और ज़रूर लिखना अगर समझ में आ गया हो, क्योंकि देखो ये टॉपिक ना बहुत मुश्किल होता है पोटेंशियोमीटर स्टूडेंट को समझाना, बहुत कन्फ्यूजन बना रहता है स्टूडेंट में, ठीक है। तो ये अगर मैं समझा दिया हूँ आप लोग को पहले अटैम्प्ट में तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। तो ज़रूर कमेंट्स में लिखना अगर अच्छे से समझ में आ गया तो अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, वीडियो में दिख रहा था ना सब, ओके। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो ये वीडियो, ठीक है, क्योंकि कई लोग को ये कन्फ्यूजन होता है इस टॉपिक में। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद, जय भारत।